बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। इस मोन्टाज के अंदर दिलचस्प बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, और अगर मैं दुरुस्त अल्फाज का चुनाव करूं तो ये कि ललकारा है हुकूमत को, बिलखुसूस शहजाद अकबर साहब को, कि मैं मुकाबला करूंगा और ये लाएं, सबके सामने वो सबूत लाएं। और जिस करप्शन के हवाले से शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकी अभी तक हुकूमत, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत ने अब तक शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या कुछ साबित किया है। अगर हुकूमत में कहूँ, यानी एहतसाब के पूरे निज़ाम ने, नैब ने, हुकूमत के पास क्या है, शहजाद अकबर साहब के पास क्या है, और ये भी कि शहजाद अकबर साहब पर यह इल्ज़ाम क्यों लगता है बार बार कि वो नैब को डायरेक्ट कर रहे हैं, वो तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को डायरेक्ट करते हैं और वहाँ से सारा मामला शुरू होता है। इस पर भी बात होगी और भी बहुत कुछ है पूछने के लिए। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मुआवन खुसूसी बराए एहतसाब जनाब शहजाद अकबर साहब, और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला भी हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब के साथ बड़े वो मद्दा हैं, आई एम श्योर आपकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की भी तरफ से जवाब आता है। लेकिन वैसे मैं ज़रा अगर पूछ पाऊँ आपसे शहजाद साहब, एक बात जो किसी और सियासी रहनुमा ने की, मैं वो क्लिप चलाना चाहता हूँ। वो उनका ताल्लुक PMLN से नहीं है, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वो नबील कबूल साहब है। शहजाद साहब, ये क्या ज़ाती झगड़ा है जी आपका शहबाज शरीफ साहब से? वही ये मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि मेरा कोई उनके साथ ज़ाती झगड़ा है। हम इसको ना थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं। अच्छा, देखिए, अभी आपने अपने इंट्रो में जो चीज़ें सुना रहे थे तो मुझे उसको सुन के एक लगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई बहुत बड़ा गैप है, इख्तलाफ है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब, आप खुद अपने इंट्रो में उनका वो क्लिप्स चलाते रहे हैं कि वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ करप्शन के कोई सबूत हैं तो उनको लेके आएँ, उनको सामने पेश करें, टीवी पे ला के दिखाएं, अवाम के सामने पेश करें। ये है शहबाज शरीफ साहब का वर्जन। ठीक है। उसके बाद इनके हवारी आते हैं जिसमें मेरी बहन मरियम औरंगज़ेब और दीगर कुछ लोग होते हैं। वो आके सारा ये इनके पास जवाब ये आके देते हैं कि जी इनके पास कोई सबूत है तो नैब के पास लेके चले जाएं, अदालत में लेके चले जाएं। तो पहले इनसे तो ये कन्फ्यूजन ख़त्म करा लें कि मैंने सबूत किधर दिखा दूँ। देखिए, बात मुनीब बड़ी सीधी सी है। मैंने कुछ स्पेसिफिक सवालात किए हैं, ये कोई हवा में की हुई बातें नहीं हैं। ये एक ऐसी बात नहीं है कि फ़लाँ आदमी अच्छा है या बुरा है, या कोई मैंने अपनी राय का इजहार नहीं किया। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाया है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, कुछ अकाउंट्स का जिक्र किया है, उन अकाउंट्स के अंदर आने वाली रकूम का जिक्र किया है, जिन बेनामी लोगों के नाम पे वो अकाउंट्स हैं उनकी बाबत मैंने इनसे मालूम किया है कि ये बता दें कि इनका उनके साथ क्या रिश्ता है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक अकाउंट है राशिद करामत नामी शख्स का, जो 18,000 रुपये माहवार पे शरीफ फीड बिल में मुलाजिम है। उसके अकाउंट में 450 मिलियन की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसके अंदर तमाम डेवलपर्स पैसे देते हैं और फिर एक मसरूर अनवर नामी शख्स पैसे निकाल के शहबाज शरीफ साहब की और इनके बच्चों के अकाउंटों में पैसे जमा कराता है। अच्छा, अब उसके बाद अगर ये मुझसे पूछा जाए, मैं अगर इनसे पूछता हूँ कि राशिद करामत ऐसा कौन शख्स है जो खुद तो 18,000 पे तो गुजारा कर रहा है, लेकिन अपने अकाउंट में 45 करोड़ रुपया वसूल करके आपके खानदान में बांट देता है। तो इस सवाल का कोई स्पेसिफिक जवाब आना चाहिए। ये नहीं आना चाहिए कि शहजाद अकबर कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है। अच्छा, ये इस फोरम पे आ वो जाए, कहते हैं उस वो आप फोरम पे आ जवाब जाए। फोरम, वो कहते हैं जी इसका फोरम मौजूद है, और उनका ख्याल में फोरम, फिर मेरी भी समझ में ये था नैब है। वो कहते हैं जी हम उस फोरम में जाके जवाब देंगे, हम शहजाद अकबर साहब को जवाब देनी है, हम उस फोरम पे जाके जवाब देंगे। वहां पर जो एतराज आपकी तरफ से आता है या जो जराए से सामने आता है कि शहबाज शरीफ साहब से जब पूछा जाता है नैब के अंदर, तो वो कहते हैं कारोबार से मेरा ताल्लुक नहीं है, अपने बच्चों के कारोबार से मेरा ताल्लुक नहीं है। एतराज इसके अलावा भी कोई है, या ये जो अभी आपने मुझे बताई है सारी, या कुछ देर पहले भी आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कुछ रोज कबल भी आपने 18 सवाल उठाए थे, क्या शहजाद साहब ये तमाम सवालात नैब की इन्वेस्टिगेशन का भी हिस्सा है, या ये आपके अपने जो यूनिट है ये उसकी तरफ से सारी इन्वेस्टिगेशन की गई है? देखिए मुनीब, बात बड़ी सिंपल सी है। जो सवालात मैं इनसे पब्लिकली आके करता हूँ,
आई एम श्योर ज़ाहरी बात है नैब भी की इन्वेस्टिगेशन इन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है, तो वो भी इनसे सवाल करते हैं होंगे, और जिस तरह आपके ज़राए बताते हैं उस तरह मेरे ज़राए भी बताते हैं कि जो आपने बात बताई है बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वो वहाँ पे इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल अपने आप को किनारा कश करते हैं। बल्कि वो तो बच्चे तो दूर की बात हैं, अपनी जो एहलियाँ हैं उनके भी कारोबारी मामलात उनके अकाउंट से बिल्कुल अपनी लाइलमी का इजहार करते हैं कि जी मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बात की हद तक जवाब देने का कायल हूँ। अब मुझे नहीं पता कि चलें मैं एक लम्हे के लिए उनकी बात तस्लीम कर लेता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, आप अपनी बेगम के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। मैंने तो सवाल इनके अपने ज़ाती अकाउंट से किए थे कि ये एक शख्स है मसरूर अनवर, ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसकी तस्वीर दिखाई थी, ये नैब की हिरासत में है और वहाँ पे मुलजम है। ठीक है। मसरूर अनवर को जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद इसके रिमांड के लिए जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट्स में पेश किए गए, मैं तो उनका हवाला दे रहा हूँ कि मसरूर अनवर के बारे में जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो स्टेट बैंक के साथ एक इदारा काम करता है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी होती है, उसने सैकड़ों की तादाद में कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स दिखाई हुई हैं कि एक पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है शहबाज शरीफ, उसके अकाउंट्स में से एक शख्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ी रकम में कैश पेमेंट कर रहा है। तो ये मसरूर कहीं दरख्त से नहीं गिरा, ये तो इस तरह से जब सही तरह से फहालियत से आज़ादी से काम करना शुरू किया तो ये चीज़ें सामने आनी शुरू हुई। ठीक है। अब ये स्पेसिफिक सवाल शहबाज शरीफ साहब से है, नैब में न जाने वो क्या इल्ज़ाम जवाब देते हैं, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक या मेरे ज़राए या मैं अखबार में भी जो पढ़ता हूँ वो यही है कि वहाँ इन तमाम चीज़ों से वो लाइलमी का इज़हार करते हैं। लेकिन बार बार टीवी पे आके ये कह देना कि जी मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो दिखाएं, सबूत तो हम आपको यहाँ पे मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, तो कल ये जितना मैं दोहराता रहूँगा कल हो सकता है बच्चा बच्चा आपको सबूत दिखाए कि आप जवाब दे दें। क्योंकि अभी तक मुझे जिस चीज़ की बहुत हैरानगी है और मैं ये सोच रहा था कि शायद इनकी तरफ से कोई स्पेसिफिक जवाब आ जाए। अच्छा। क्योंकि अभी तक वो देखे ना ये बात कह देना कि हम इसको फोरम के ऊपर जवाब दे देंगे, अभी थोड़ी देर पहले तो ये फरमा रहे थे कि जी आपके पास कोई सबूत है तो लाके दिखा दें, अब वो लाके तो दिखा दिए सबूत, अब उसके बाद कहते हैं कि नहीं हम उसका जवाब फोरम पे देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि चूंकि ये जवाब नहीं है तो इसलिए ये बातें घड़ी जा रही हैं। और सबसे मुश्किल जो इस वक्त टास्क है वो उन जो तर्जुमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि उनके लिए बेचारों के लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। फैक्ट्स का पता नहीं है, इन चीज़ों का पता नहीं है, अपने लीडर से पूछ नहीं सकते कि मसरूर अनवर कौन है, शुएब कमर कौन है, इसके बावजूद उनको डिफेंड करना पड़ता है। तो उनका डिफेंस आता है एग्रेसिव सूरत में कि सिर्फ शहजाद अकबर के सवाल उठा दीजिए कि शहजाद अकबर कौन है, इसकी हैसियत क्या है, ये कहाँ से आया है, क्या ठीक है। इसके अलावा तो मुझे अभी तक कोई इसका स्पेसिफिक जवाब नहीं मिला। अच्छा शहजाद साहब, आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली और वो 18 सवाल उठाए, अब अगेन क्योंकि अब देखिए शहबाज साहब ने तो आके एक जनरल स्टेटमेंट देनी होती है ना कि वो उन्होंने इंटरव्यूज में भी फरमाया धेले की करप्शन नहीं है, लेकिन बात फिर वहीं से क्योंकि आगे निकलती है, उनके जो कोलीग्स हैं या उनकी पार्टी के लोग हैं बात करते हैं। मैं ज़रा अब मलिक अहमद खान साहब उन्होंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इमीडिएटली बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कहा मैं सुना देता हूँ, ज़रा आप उसका जवाब दे दो उसे एड्रेस। We are restricting ourselves to शहजाद अकबर। तुम्हारे इन 18 सवालात के, और मैं चैलेंज करता हूँ फिर बार बार किसी जगह पर किसी मीडिया फोरम पर आके बैठ जाओ, किसी टीवी एंकर के प्रोग्राम में आके बैठ जाओ, अपने सवाल लेकर आओ। मैं दावे से कहता हूँ कि तुम्हें नहीं पता कि फील्ड 50 क्या है, मैं नहीं पता तुम्हें कि सेंडर कौन होता है। ये जो तुमने फ्लो चार्ट्स बनाए ये झूठे बनाए, सिर्फ मीडिया के प्रोपेगेंडा के लिए बनाए। तुम्हें नहीं पता कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ट्रांजैक्शंस के डॉक्यूमेंट को रीड भी कैसे करना है। नाउ आई डाउट योर डिग्री इवन। मैंने शहजाद साहब अब ये काफ़ी बातें मलिक साहब की तरफ से आई, क्या जवाब है इन बातों का, ये जो कह रहे हैं जी? मुनीर पहले तो आप मुझसे एग्री करेंगे कि मलिक साहब तो गुस्सा ही कर गए। हाँ नहीं गुस्सा तो कर गए, वो खामखा किस्म के गुस्सा कर गए क्योंकि उनको बड़ा एक अनफॉर्चुनेट टास्क मिला हुआ है। देखिए मैं बात करता हूँ आम फहम ज़ुबान में, मलिक साहब तो पता नहीं प्रैक्टिस करते नहीं करते रहे, बिल्कुल करते रहे होंगे, बहुत बड़े वकील होंगे, उनके साथ मैं किसी भी फोरम पे बैठने के लिए बल्कि मैं अदालत में भी जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपके तवस्सुत से हमने अवाम को चीज़ें समझानी है। अवाम को समझाने वाली चीज़ ये है कि ये जो टीटी वाला केस है, ये किकबैक्स कमीशन वाला केस है, इसमें बड़े सिंपल सी चीज़ें हैं। आप एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि आपने बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स को कैसे पढ़ना है, वो शहजाद अकबर ने पढ़ना है या इनके बड़े बड़े वकील हैं उन्होंने पढ़ना है। एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि $1.5 आता है सुलेमान शहबाज के अकाउंट में, हमजा शहबाज के अकाउंट में या इनकी अहलिया की अकाउंट में,
वो बेचता है मंजूर अहमद। मंजूर अहमद कौन है? पिंड दादर खान में बेचारा एक पापड़ बेचने वाला शख्स है, या एक कबीर नामी शख्स बेचता है, या कोई दूसरा एक और शख्स बेचता है जिसके पास बिल्कुल ये वसाइल नहीं है कि वो दुबई से या लंदन से इनके अकाउंट में पैसे भेज सके। तो सवाल तो बड़ा सिंपल सा एक आम आदमी के समझने के लिए कि ये मंजूर अहमद पापड़ वाला कौन है जो इनके बच्चों के अकाउंट में लाखों डॉलर, क्योंकि मंजूर अहमद ने अकेले उसके नाम पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अब ना मंजूर ने वो कभी अकाउंट खोला, ना मंजूर कभी पाकिस्तान या लाहौर से आगे कभी बेचारा वो गया नहीं। तो उसके बाद ये अब बैंकिंग ट्रांजैक्शन या बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की बात है या असल हकीकत की बात है? असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा ये है कि कोई इस चीज का जवाब नहीं है। सिर्फ फकत सलमान शहबाज के अकाउंट में 3 अरब से जायद तो सिर्फ इस किस्म के बेनामी लोगों से, जिनके कोई वहमो गुमान में भी नहीं है कि उनके इस्तेमाल करके टीटी मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू अकाउंटों में पैसा आया हुआ है। अच्छा। फिर मलिक अहमद साहब ये इन्होंने बड़ी चीज़ें बात की। मुझे ये बता दें, ये तो चीफ मिनिस्टर के तर्जुमान भी रहे हैं, ये इस पे ज़रा रोशनी फरमा देंगे कि निसार गिल और मलिक अहमद अली इनके हमनाम ही एक शख्स हैं, शायद उनका ताल्लुक भी कसूर से है। ये चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के 2 एडवाइजर्स थे, एक का था डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर्स और एक था डायरेक्टर स्ट्रेटजी। अच्छा। इन दोनों के नाम के ऊपर एक कंपनी बनती है जीएनसी। जीएनसी जो कंपनी है वो उसके अंदर अरबों रुपया आता है और फिर उसी तरह से साइफन ऑफ हो के शरीफ फैमिली और शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट्स में चला जाता है। अच्छा जी। अब एक सवाल सबके लिए बनता है कि मैं अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब हूं, मैंने अपने 2 लोग अपॉइंट्स किए हुए, उस चीज़ को छोड़ दीजिए एक लम्हे के लिए कि वो अगेंस्ट रूल्स है, सब कुछ है, बल्कि आपके एक पुराने कोलीग थे नजम सेठी साहब, जब वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने, ये थोड़ा सा आप तहकीक करके देख लीजिएगा, उन्होंने आते ही 3 लोगों को चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से निकाला था जिनकी अपॉइंटमेंट्स इनलीगल थी, जिसमें से 2 लोग, ये 2 दिन का मैं जिक्र कर रहा था, और मलिक साहब इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 10 साल ये इनके मुशीर रहते हैं चीफ मिनिस्टर हाउस में, और उनके नाम के ऊपर ये 2 कंपनीज बनी हुई हैं। इनमें से जो निसार गिल साहब हैं नैब की हिरासत में हैं। अच्छा। ये वहाँ पे अपना बयान भी दे चुके हैं कि जी मुझे कोई इल्म नहीं था, मुझसे तो बस ये सलमान शहबाज और इनके जो फाइनेंस अकाउंट वाले थे उन्होंने दस्तखत करवा लिए थे चेक्स के ऊपर। अच्छा। तो ऐसा कौन सा वहाँ रियासती कारोबार हो रहा था चीफ मिनिस्टर की नाक के नीचे? वो कौन से काम हो रहे थे जिसके लिए उनके अकाउंट में जीएनसी के अकाउंट में 5 अरब से जायद की रकम डाली गई? अच्छा। असल में ये वो सवाल है जिसका आज तक कोई जवाब नहीं आया। आवाज ऊंची कर लेने के, किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करना और ये कहना कि इनकी डिग्री भी असली है कि नहीं है, इससे कोई देखें वो सवाल खत्म नहीं हो जाएंगे। शहजाद अकबर सवाल करना नहीं छोड़ेगा, मैं आपसे सवाल पूछता रहूंगा। एक दिन अदालत में भी आपको इनका जवाब देना पड़ेगा और मुझे यकीन है उस दिन भी आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। अच्छा शहजाद साहब, इसमें ना 2-3 जो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि दिए जाते हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से जनरल ओवरऑल, जब ये इन पैसों की बात होती है या टीटी ट्रांजैक्शंस की बात होती है, मैं उस पर आता हूँ। एक मुख्तसर सा ब्रेक है, वापस आते हैं। शहबाज साहब की एक और बात भी आप हमारे साथ रहिएगा। शहजाद साहब, एक तासुर है जो मुस्लिम लीग नून फैला रही है या उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुर रहमान बन रहे हैं, यानी कि उनकी जैसे सैफुर रहमान साहब थे उनका एहतसाब था और कहा जाता है वो भी वज़ीर आज़म के बड़े करीब थे और शायद वज़ीर आज़म ऑफिस में ही उनका साथ ऑफिस था। आपका भी गालिबन ऑफिस वज़ीर आज़म के ऑफिस के बिल्कुल साथ है, तो ये तासुर उभर रहा है। तो पहले तो सर ये बता दें, वो कहते हैं अरबा ने तुम दावे कर दे हो गल 50 लगते आ जाती है। देखें, पहली तो बात है ये जो एहतसाब जो थे, ये सैफुर रहमान साहब थे, ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के बड़े चहीते थे और इस किस्म की इदारों के साथ जो सलूक होता था वो इनके दौर में होता था। इन्हीं के दौर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ। यही शहबाज शरीफ साहब थे और सैफुर रहमान थे जो उस वक़्त लाहौर हाई कोर्ट के एक जज को बैठ के टेलीफोन करके सज़ाएं दिलवाने की कोशिश करते थे। तो ये चूँकि रवायत इनकी है, इन्होंने शुरू से अपनी सियासत में ये चीज़ सीखी हुई है, घर से ये चीज़ सीखी हुई है। नवाज शरीफ साहब के सब बारे में तो मशहूर था, वो कहते हैं जब तक मैं जिस बंदे को पैसे ना दे दूं मुझे इत्मीनान नहीं होता वो मेरे साथ लॉयल है कि नहीं है। तो ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ की जो पूरी सियासत है या शहबाज शरीफ की। अब आ जाते हैं जो मेरे से ये सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये अभी आप ये सुना रहे थे कि कह रहे हैं कि जी इतने अरबों की बात की, खरबों की बात की तो 49 लाख पे आ गया। अब देखिए, मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ रकमें पढ़ता हूँ कि फ़लाँ अकाउंट से 40 लाख, फ़लाँ अकाउंट से 50 लाख, फ़लाँ अकाउंट से 50
लाख, फलां अकाउंट से 5 करोड़। अब उसमें से एक को उठा के कहना जी ये तो सिर्फ ये तो महज 39 लाख रुपए की बात हो रही है। अब ये अकामा के ऊपर भी बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की। अब जिसको ये सजा समझते हैं वो सजा नहीं थी, अकामा के ऊपर इनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी। सजा इनको हुई है एसेट बियॉन्ड नॉन सोर्सेज में, जिसमें करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का ऑफेंस है। तो ये इनकी तो देखिए ये अवाम से इतना झूठ बोलते हैं और इतनी डिटाई से बोलते हैं और ऑन द फेस ऑफ द फैक्ट्स बोलते हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि अवाम उनको सुन भी लेते हैं और उनसे सवाल भी करते हैं। अच्छा, देखिए फैक्ट्स को मोल्ड करना बड़ा आसान है। जो महज फर्क है, मैं एक चीज ऐड कर दूं लास्ट में, कि जो महज फ़र्क है, देखिए FMU फाइनेंशियल मॉनिटरी यूनिट पहले भी था, नैब पहले भी काम कर रही थी, नैब के अंदर एक अपॉइंटमेंट भी हमने नहीं की। नैब वही है जो हमारे आने से पहले था, स्टेट बैंक FMU वही है जो हमारे आने से पहले थे। सिर्फ ये तमाम इदारे किसी भी किस्म की सियासी मुदाखलत से आज़ाद हो गए हैं। ये हमारे दौर में ही है कि हमारे दौर में खुद एहतसाबी भी हो रही है, दूसरों का एहतसाब भी हो रहा है। इदारे जिनके सामने जो चीज़ आती है, जिस तरह का केस है, उसके साथ वो वैसा सलूक करते हैं। ऐसी मिसाल अगर इनके अपने दौर में है तो मुझे ला के भी दिखा दीजिए। अच्छा, राना मशहूद की सूट केस की, ब्रीफ केस की केस पूरे मीडिया में चली, एक मिशन भी नहीं बना, एक इंक्वायरी कमेटी नहीं बैठी, तो फर्क साफ जाहिर है। अच्छा शहजाद साहब, ये बार बार ये खैर तासुर है मुस्लिम लीग नून की तरफ या अपोजिशन इन जनरल समझती है कि आप ही नैब को हदायत देते हैं, आप जिसकी को कहते हैं नैब को, नैब उसको उठा लेता है या नैब उसको नोटिस कर देता है, समन कर लेता है। अब सवाल यहाँ ये है कि ये सिलसिला चल रहा है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक, ये कोई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, या शाहिद खाकान अब्बासी साहब के मुतालिक कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जो आपने की हो, शवायद की बात की हो, जो कि आपकी तरफ से शवायद पेश किए गए, लेकिन कोई मामला किसी सिरे पे लगता नहीं। शहबाज साहब भी एट द एंड ऑफ द डे वो हिरासत में रहे, जुडिशल हुए, बेल हो गई। अब कोई रेफरेंस बाकायदा तौर पर ठोस शहबाज साहब के खिलाफ अगर है तो क्या वो दायर होगा, फाइनल स्टेज तक जाएगा, और क्या इन शवायद, इन सबूतों की बुनियाद पर ये मसरूर अनवर, ये राशिद करामत, ये शोएब कमर, क्या इनकी गवाहियों से सजा हो पाएगी इवेंचुअली? आपको लगता है? प्रैक्टिकली जरा बताइएगा मुझे एज अ लॉयर भी। देखिए मुनीब, आप खुद इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, आप लॉयर भी हैं, कि हमारे यहाँ जो स्पेशली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें डिलेज होते हैं। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के प्रोसेस के अंदर जो मुल्ज़मान हैं वो हमेशा से ताकतवर रहे हैं, उनके पास वसाइल शायद रियासत से ज़्यादा होते हैं, उनके पास हीले बहाने ज़्यादा होते हैं। अभी इस केस को ही ले लीजिए, इस केस का एक मरकज़ी मुल्ज़म सुलेमान शहबाज वो मफरूर है, उसको भगा के लंदन में बैठाया हुआ है। एक और मरकजी किरदार इस केस का अली इमरान जो दामादे आला है, उसको बिठा के लंदन बैठाया हुआ है। दीगर इसमें कई मुल्ज़मान हैं जो दुबई और लंदन बैठे हुए हैं। सिर्फ शहबाज साहब उड़ते साहब आते हैं और 2 दफ़ा नैब का चक्कर लगा के वापस चले जाते हैं। ये इनके डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की थी, मैं नहीं समझता इस केस में अभी जितने शवाहिद मैंने देखे हैं कि ये इस वक्त इसमें रेफरेंस फाइल हो जाना चाहिए और फिर डे टू डे हियरिंग भी होनी चाहिए। देखिए ये मामला तभी निपटेगा, आप पनामा केस में से देख लीजिए, उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब के केसेस चले, डे टू डे हियरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सुपरवाइजरी जज बने, मतलब पूरी आप समझिए कि उस वक्त एक एफर्ट हुई कि किसी भी तरीके से ये बात अपने मंतकी इंजाम पर पहुंच सके, तो उसमें सिर्फ ट्रायल के स्टेज में साल से ऊपर लग गया। ठीक है, तो यही हमारे लिए करना पड़ेगा कि इस केस में भी नैब से हमारी इस्तदा होगी कि इसको डे टू डे ट्रायल करें। अगर शहबाज शरीफ साहब बेगुनाह हैं, अगर उनका कोई ताल्लुक मसरूर अनवर, शोएब कमर और इन सब लोगों के साथ नहीं है, तो वो जल्द से जल्द उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये वाकई ही इनके फ्रंट मैन थे और ये सारा माल इनका है और इन्होंने करप्शन से कमाया है, तो उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। ठीक। अरे शहबाज साहब गिरफ्तार हो रहे हैं ईद के बाद, शहजाद साहब आपको पता है? मुनीब, आप मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैंने गिरफ्तार करने हैं। अगर वो गिरफ्तार हुए तो अपने करतूतों की वजह से होंगे। उसमें मेरा देखिए, ये इम्प्रेशन क्रिएट करना बड़ा आसान होता है कि कोई बंदा जी अगर उसके साथ, देखिए एहतसाब की मुशावरत का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा है एहतसाब, और पाकिस्तान के अंदर बेहतर निज़ाम का कायम। अच्छा बात सुन, मैंने ये सवाल देखे क्यों किया है, मैं आपने मुझे कहा मैंने ऐसे ही पूछ लिया जैसे आपने ऑर्डर देना है। एटलीस्ट मुस्लिम लीग नून तो यही समझती है शायद आपने ऑर्डर देना है, लेकिन क्या एक्चुअली उनके जहन में क्या है मुस्लिम लीग नून, जरा ये भी सुन लें।
ईद के बाद जो ड्रामा तैयार हुआ है उसकी तैयारी की जा रही है। पूरा प्लॉट तैयार किया है। इमरान खान की फरमाइशी लिस्ट जो वजीर आजम हाउस से आई है कि किस किस को कैसे कैसे कहां कहां पकड़ना है, उसकी तैयारी हो रही है। शहजाद साहब आप तो बता दें सर, वो फरमाइशी लिस्ट के अंदर नाम किस किस का है ताकि हम ही ब्रेक कर दें कि कौन कौन जा रहा है नैब के पास ईद के बाद। देखें मुनीफ साहब, मैं तो नहीं जानता ये किसकी आवाज़ थी, लेकिन मुझे आवाज़ से लग रही है कि आपके प्रोग्राम पे बड़े तवातर से खातून आती हैं। ये बेसिकली वही वाली सियासी सारे प्रोग्राम देखिए ये सियासी गिमिक्री है, सियासी गिमिक्री है कि इस तरह की चीज़ों को कर देना। अब अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो उनको गिरफ्तारी का डर है। जो बंदे जाते हैं पहले से प्री अरेस्ट बेल कराने के लिए, उनको कोई खदशा होता है। देखिए ये कि इस चीज़ को कहना कि ये सियासी रंग है, शहबाज शरीफ साहब पहले ही जमानत पे हैं। जमानत का मतलब ये होता है कि आप दोबारा भी गिरफ्तार हो सकते हैं अगर आप ताउन नहीं कर रहे, या अगर आपके खिलाफ कोई नया केस आ जाता है, या आप विटनेसेस को इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम ग्राउंड्स हो सकती हैं। और एक चीज़ जहन में रख लीजिए कि जितना देखिए पाकिस्तान में कोई भी अरेस्ट जो होता है उसकी एक स्क्रूटनी होती है, जुडिशल स्क्रूटनी होती है। जब एक बंदा अरेस्ट होता है वो अदालत के सामने पेश होता है, अदालत उसके खिलाफ सबूत देखती है, फिर ही उसके अरेस्ट को आगे चलने देती है। ठीक है, इस तरह से बेल का प्रोसेस है। तो ऐसा ये तासुर कायम करना कि जैसे शहबाज शरीफ अरेस्ट हो जाएंगे और अगर वो अरेस्ट हो गया तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इदारे अपना काम कर रहे हैं। अगर उनकी ज़रूरत होती है किसी को अरेस्ट करने की तो विद इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो अरेस्ट भी करते हैं, उनका रिमांड भी होता है, उनसे तफ्तीश भी होती है और फिर ट्रायल भी होता है। टुवर्ड्स द एंड ये शहबाज शरीफ साहब का नाम ईसीएल में दोबारा डालने के लिए कोई नैब की तरफ से आई है दरखास्त, मतलब या आपका दिल चाह रहा हो कि उनका नाम दोबारा ईसीएल में डाल जाए? देखें अभी तक तो मेरी इत्तला के मुताबिक कोई ऐसा नहीं आया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि जब भी कोई गर्म हवा चलती है तो उनका रुख फ़ौरन लंदन की तरफ हो जाता है, क्योंकि वो तो इलाज भी लंदन से कराते हैं और अदालत भी लंदन की जाते हैं और लोगों को घसीटते भी लंदन की सड़कों के ऊपर है। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए मेरी तो नैब को ये रिकमेंडेशन होगी कि इनका नाम ईसीएल पर डालने के लिए भेज दें। बाकी तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको पूरा किया जाएगा वफाकी हुकूमत की जानिब से। और इनका नाम ईसीएल पर डालने की सबसे बड़ी वजह या इनको पाकिस्तान से ना जाने देने की वजह मैं समझता हूँ कि ये बार बार फ्रॉड करके चले जाते हैं, 6-8 महीने फिर ये लंदन रह के आ जाते हैं। ये नहीं होंगे तो ट्रायल नहीं चल सकेगा। इनका होना बड़ा ज़रूरी है ताकि कौम इस अजाब से निकले। ये रोज़ जो आके शोबाजी करते हैं और कस्में उठाते हैं और ज़मीन आसमान की कलाबें मिलाते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ये इधर ही रहें। ईद के बाद इनका ट्रायल शुरू होना चाहिए, ये तमाम सबूत अदालत में पेश होंगे और इनको सब लग पता जाएगा, सब लग पता जाएगा। एक बात तो शहजाद साहब आपने फिर मान ली कि तत्ती आवाज़ चल पई है शहबाज शरीफ साहब वास्ते, ये तो आपने खुद कह दिया ना। नहीं वो तो देखें अब ये मई का आखिरी महीना है, आगे जून जुलाई में तो बड़ी सख्त गर्मी होती है, तो उस वजह से ये नाजुक मिजाज हैं। आपको पता है हुकूमत में भी इन्होंने मरी बैठ के हुकूमत की, मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की। अच्छा आपने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की, बड़ी सादा तबीयत पाई है शहजाद साहब आपने। बहरहाल वक्त ख़त्म हो गया सर, इस सेगमेंट का बहुत शुक्रिया वक्त दिया। एक ब्रेक शामिल करते ही प्रोग्राम में वापस आएंगे। रियल एस्टेट के हवाले से कुछ अहम बातें, इस सेक्टर को हुकूमत ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं इसके लिए और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एग्जैक्टली हुकूमत ने क्या किया है उस पर भी बात होगी। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि एक बहुत बड़े ब्रांड को रिप्रेजेंट भी करते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको पता है एक्सपोजर उनका न सिर्फ पाकिस्तान की हद तक है बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर उनकी प्रेजेंस मौजूद है। वो इस पर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन भी देंगे, हमारे साथ रहिएगा। कोविड-19 के बाद पाकिस्तान के अंदर ये हर कोई कह रहा है कि मईशत अफेक्ट होगी, हो रही है, और बल्कि पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए कुछ रिलीफ इंट्रोड्यूस किया और हुकूमत की इंटेंशन भी ये है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए, लेकिन असल में पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर में हो क्या रहा है, इस वक्त हालात क्या है। बहुत कमी है ऐसे लोगों की जो कि एक्चुअली ना सिर्फ इस सब्जेक्ट को समझते हैं बल्कि जो पढ़े लिखे भी हैं, जिनका एक्सपोजर सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है बल्कि वो दुनिया को भी देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि वहाँ पर रियल एस्टेट के अंदर क्या हो रहा है, और जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ अचीव किया है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बीइंग पाकिस्तानी अपने आप को मनवाया है, अपने ब्रांड को मनवाया है। तो मैं तारुफ करवा देता हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इमरान अली खान साहब, आप CEO हैं एंड को फाउंडर EMPG। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब ज़ीशान अली खान साहब, आप CEO हैं
ज़मीन.com के। उस ज़मीन.com जो है वो जब आपके जहन में आएगा तो यकीनी तौर पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मोबाइल पर ऐप रखी हुई होगी या उसको सब्सक्राइब किया होगा या उससे कुछ सर्च किया होगा प्रॉपर्टी के हवाले से, तो वो लोगों को क्लिक तो हो गया। तो इमरान साहब, इससे पहले कि मैं ज़रा रियल एस्टेट के ऊपर आ जाऊँ, बड़ा ज़रा कैंडिडली बताइएगा कि आपकी कंट्रीब्यूशन है क्या और आपकी जो ब्रांड ने अचीव क्या किया है, बिकॉज मेरे जहन में या लोगों के लिए भी जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लिए क्या अचीवमेंट है। तो पाकिस्तान से ही शुरू किया था, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन.com से, और फिर करते करते दुबई में हमने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया बयूत के नाम से, अच्छा। जो कि यूएई, सऊदी, जॉर्डन, मिडल ईस्ट के सारे काफ़ी मुल्कों में है। और जो ये सारा फिर जो ग्रुप बनाया वो उसको EMPG का उसका नाम है। ठीक। और अल्लाह का शुक्र है आज हमारे जो बिजनेसेस हैं वो 16 ममालिक में हैं माशाल्लाह, फ्रॉम फ़िलिपींस, इंडोनेशिया, वहाँ से लेके पाकिस्तान, UAE पूरा, मोरक्को, मेक्सिको में भी बिज़नेस है। जो ब्रांड्स हैं हमारे ज़मीन.com पाकिस्तान में है, OLX भी, OLX? जी OLX भी ज़मीन के, वी एक्वायर्ड OLX रिसेंटली। अच्छा। और हमने रिसेंटली एक्वायर किया OLX को। दुबई में बहुत मशहूर ब्रांड है डुबिज़ल, वो भी EMPG का है। डुबिज़ल भी OLX की तरह का ही प्लेटफॉर्म है जो कि UAE में चलता है। ज़बरदस्त। तो ज़्यादातर हमारा जो फोकस रहा है वो रियल इस्टेट पे रहा है, और ये जो 16 ममालिक हैं इन सब में हमारा रियल इस्टेट का काम ज़रूर है। ईशान साहब, ये जो आइडिया है बेसिकली ज़मीन.com का, आमतौर पे तो वो टिपिकल कॉन्सेप्ट है ना कि किसी ने घर ख़रीदना है, बेचना है, रेंट करना है, लेना है रेंट पे या देना है रेंट पे, तो वो लोग रियल इस्टेट एजेंट्स के पास जाते हैं। सो ये आइडिया कहाँ से आया है कि इसको एक ऐसा कोई बना दिया जाए? जी मनी, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली होता क्या है, आप जब भी कोई आइडिया के बारे में एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो वो आइडिया साथ साथ चेंज भी हो रहा होता है। द एवोल्यूशन ऑफ द आइडिया, यानी उसमें तब्दीली आ रही होती है और आप बेहतर से बेहतर आइडिया लेके आ रहे होते हैं। शुरू में जब ज़मीन.com हमने लॉन्च की तो हमें ये आइडिया हो गया था कि पाकिस्तान में जो जिस तरह रियल एस्टेट का कारोबार हो रहा है उसमें गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, और वो गैप ऐसे है कि एक बायर जब प्रॉपर्टी ख़रीदने निकलता है तो उसको एक सर्विस टाइम पे नहीं मिल रही, वो सर्च नहीं कर सकता उसने कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी देखनी है, कैसे वो प्रॉपर्टी ढूंढे जो उसको जिस प्रॉपर्टी की उसका मकसद है उसको वो ख़रीद सके। सो ज़मीन.com ने माशाल्लाह जी आज तक हम लोग कोई तकरीबन मिलियंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ गैदर कर चुके हैं। हर प्रॉपर्टी बाकायदा मैनुअली चेक होती है। मैनुअली चेक से मुराद ये है कि उसके ऊपर एक फिजिकल चेक, पीछे टीम बैठी हुई है, 200 लोगों की सिर्फ टीम है जो बैठ के प्रॉपर्टी की तस्वीरें खींच रही है, उसको कलेक्ट कर रही है, उसको वेरीफाई कर रही है, ताकि जब एंड यूज़र प्रॉपर्टी ख़रीदने आए तो उसको खाली वैरायटी ना मिले, उसको जो प्रॉपर्टी मिले वो एक्चुअली अवेलेबल भी हो। उसके साथ साथ जब हम ये काम कर रहे थे तो हमने रियलाइज़ किया कि बहुत ज़्यादा बायर्स ऐसे भी हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है, तो अमूमन हमारे यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी वो एतमाद नहीं है कि आप जाके खुलेआम काम कर सकें, और उसमें फिर कभी कभी आपके साथ फ्रॉड भी हो जाता है कोई। तो हमने वेरीफाइड प्रॉपर्टीज़ लॉन्च की जिसमें हम फिजिकली ग्राउंड पे जाके प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके उसको वहाँ पे डालते हैं, और साथ साथ फिर हम सेल्स में भी आ गए प्रोजेक्ट्स की, क्योंकि प्रोजेक्ट्स की सेल के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जी कि लैंड आपका होना चाहिए मौजूद और इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और अप्रूवल हों। तो ये सब आपकी होती है, आप सब वेरीफाई करते हैं? जी, और ये सारा आपको प्लेटफॉर्म पे मिलता है ज़मीन.com के, ताकि आप प्रॉपर्टीज़ खरीद भी सकें और प्रॉपर्टीज़ के अंदर सर्च भी कर सकें। तो ये ट्रस्ट डेवलप करने में बड़ा टाइम लगा होगा, क्योंकि लोग तो फिजिकली अगर किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हैं वहाँ ट्रस्ट नहीं होता, तो वेब के ऊपर बड़ा मुश्किल होगा। ये तो बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब, बिकॉज होता क्या है कि ट्रस्ट जो है ना जी आपका हर बिज़नेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है, और क्रेडिबिलिटी उसी से बिल्ड होती है। सो हम लोगों ने शुरू में जब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ को अप्रूव करना शुरू किया, हमारा मकसद था एक टीम पीछे बैठ के एक्चुअली उसको बैठ के फिजिकली चेक करे और अप्रूव करे। तो दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। जितनी भी एजेंसीज जो ज़मीन पर काम करती हैं उनके फिजिकली ऑफिस चेक किए जाते हैं ताकि उनका बाकायदा एक सेटअप हो, ताकि हम बता सकें, फिर हम उनको ट्रस्टेड एजेंसीज़ का लोगो देते हैं। और एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि जब हमने काम शुरू किया 2006 में जी, तो उस वक्त इंटरनेट की पेनिट्रेशन नहीं थी, लोग इंटरनेट नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, मोबाइल फ़ोन पे भी लोग प्रॉपर्ली उस तरह काम नहीं करते थे। सो वहाँ से लोगों को सिखाना, या आप समझ लें कि जितना भी हमारा 14 साल का सफ़र रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जैसे इमरान ने आपको बताया 16 मुल्कों में काम कर रहे हैं, इसमें द की ड्राइवर हैज़ बीन ग्राउंड पे जाके समझना कि कमज़ोरी और कमी क्या है। बहुत बिजनेसेस जब काम शुरू करते हैं तो वो एक एंगल लेके आते हैं कि मैंने इस तरह काम करना है और काम चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो एजेंट्स के साथ साथ फिर बिज़नेस को लेकर चले हैं, जो वो ट्रस्ट भी बिल्ड किया है, मार्केट में भी बिल्ड किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज हमारी तकरीबन 3000 लोगों की टीम है जी ऑन द ग्राउंड, और 16 शहरों में हम काम कर रहे हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस, ये जो लोगों के जहनों में भी है, बिकॉज आप एक्सपर्ट हैं इमरान साहब, ये जो हुकूमत ने भी एक रिलीफ पैकेज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए हुकूमत कह रही है, खासतौर पर कोविड-19 के बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वैसे भी जो एक सादा मैं भी आपको पहले भी कहा, आपने कहा ये जो बैठ जाने वाला लफ्ज़ है बड़ा हार्श स्टेटमेंट है, बट ज़रा सादा अल्फाज में बताइएगा
लोग कहते हैं जी रियल एस्टेट में वो चार्म नहीं रहा जो पहले था, या वो बात नहीं रही, इसकी क्या वजह है? तो रियल एस्टेट में ज़्यादा मसले मसाइल आना शुरू हुए थे 2016 में, जो टैक्स रिजीम चेंज हुई थी। अच्छा। मिसाल के तौर पे नॉन फाइलर पे आ गया कि नॉन फाइलर प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, तो अब काफ़ी सारे नॉन फाइलर ने प्रॉपर्टी ली भी थी। अगर वो प्रॉपर्टी बेचेंगे उस पैसे से अमूमन वो फिर एक और लेते थे, अब वो ले नहीं सकते तो वो बेचेंगे भी नहीं। इसी तरह उसकी वजह से जो ये ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं कि कितनी प्रॉपर्टीज़ एक महीने में या एक साल में बिक रही हैं, वो कम हो गई। उसकी वजह से फिर एजेंट्स ने भी सफ़र किया, और जब वो बिकना कम हो जाएंगी तो वो रोटेट नहीं हो रही, प्रॉपर्टियाँ बिक नहीं रही, आगे ट्रांजैक्शंस कम हो रही हैं, तो पूरे सेक्टर ने सफ़र किया इसकी वजह से। जो चार्म की आप बात कर रहे थे, आई थिंक रियल एस्टेट की जो नेचुरल डिमांड है वो तो अभी भी है, लाइक इन्वेस्टर्स, मगर जो जेन्युइन बायर्स जिसको कहते हैं आप, ठीक। मगर अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर था जिसने आज प्रॉपर्टी ली और 2 महीने बाद बेच दी, एक तो वो नॉन फाइलर का इशू आ गया था जो कि अब हटा दिया। आई थिंक दैट्स अ गुड पॉजिटिव मूव कि हर कोई प्रॉपर्टी ले सकता है। सही। दूसरा जो उस पर टैक्सेस आ गए कुछ, कि कैपिटल गेन, आप मुनाफा कमाएंगे उस पर आपको कितना टैक्स देना है, ट्रांसफ़र फीस जो आपने देनी है, पहले वो होता था कि डीसी रेट, अब वो एफबीआर रेट्स आ गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो ट्रांसफ़र टैक्सेस भी पड़ेंगे, अब मुनाफे के अंदर से निकलेंगे। सही। तो उसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए वो सारे पीछे थोड़ा सा। ओवरऑल यू फील कि ये शायद ज़रूरी भी था, इसको थोड़ा ज़्यादा इतना बेहतर रिजीम को गवर्नमेंट के लिए? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि रेगुलेटेड जितना सेक्टर होगा उतना बेहतर चलेगा, उतना अच्छा चलेगा। एक चीज़ अलबत्ता मैं कहूँगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स था, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत कम थी। फ़र्ज़ करें एक प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर लाख थी तो आप टैक्स 10,000 रुपये पे लगा रहे थे, 6-7% जितना भी हो। अब अगर आप पूरे लाख पे लगाएंगे तो टैक्स का रेट थोड़ा कम होना चाहिए, ट्रांसफ़र पे कम होना चाहिए, क्योंकि बाहर के ममालिक में आप देख लें तो ट्रांसफ़र की जो प्राइस है उसका तकरीबन 2 से 4% के बीच में टैक्स होना चाहिए। ठीक। अच्छा, ये जो अभी हुकूमत की तरफ से जो कहा जा रहा है, या जो रिलीफ पैकेज दिया गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा, एनालाइज भी किया होगा, कुछ समझ आती है? क्योंकि मैं ज़रा कॉमन पाकिस्तानी के लिए भी आपसे पूछ रहा हूँ कि जिसने घर बनाना है या हुकूमत ने उसे इंसेंटिव दिया है कि भाई बनाओ, इसमें ये फ़ायदा है, हम इस चीज़ में आपको छूट मिल जाएगी, तो एक्चुअली फ़ायदा नज़र आ रहा है आम आदमी को? ओवरऑल ये कि जो हुकूमत, एंड नॉट जस्ट हुकूमत, खाली हुकूमत नहीं, जितने इदारे हैं, बाकी स्टेट बैंक भी इसमें आ जाता है, आपकी ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है। आई थिंक पहली बार ऐसा है कि हर कोई एक ही सफ़े पे इस पे कि रियल एस्टेट के साथ हमने इसको उठाना है, इस इंडस्ट्री को, क्योंकि सबको पता है, हर कोई बात करता है कि 30-40 और इंडस्ट्रीज़ वाबस्ता हैं इसके साथ, ग्लास हो गया, पेंट हो गया, सीमेंट हो गया, तो हर कोई अब कोशिश कर रहा है कि सेक्टर को चलाया जाए। और जितने आप देखें आगे पीछे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है, वो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा जीडीपी का परसेंटेज होता है, 5-6% तक चला जाता है ब्राज़ील में, इंडिया में, और जो बाकी भी ममालिक हैं। हमारे यहाँ वो 1% पे है कब से। अच्छा। क्यों नहीं होता ये? अब इस पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, विच जो कि हमें भी लगता है कि बहुत अच्छा ये एक अप्रोच है कि इसको उठाया जाए। इसमें हम काफ़ी इसको अप्रिशिएट करते हैं जो सारे इनिशिएटिव्स हैं। उसमें से ये भी एक इनिशिएटिव है जो आप अभी बात कर रहे थे। ठीक। इसका ये है कि इसमें जो डेवलपर्स के साथ है, वो डेवलपर्स जो एग्जिस्टिंग डेवलपर्स थे वो तो इसमें आएंगे, वो इसमें शायद पार्टिसिपेट भी करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स चलेंगे, मगर चैलेंजेस अभी भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हैं जिस पे काम हो रहा है जहाँ तक हमें पता है, और होम फाइनेंस पे काफ़ी काम होने वाला है अभी। अच्छा, एक निशान साहब, ये यहाँ पर बार बार जो परसेप्शन है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, जो लोग रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं उनके हवाले से भी, कि जी इसमें बहुत सारे शायद फ्लॉज हैं और लोग हर तरह की शायद मैल प्रैक्टिस भी होती है। आप क्या सजेस्ट करते हैं हुकूमत को एज एन एक्सपर्ट कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? बिकॉज अभी इमरान साहब भी कह रहे थे ना, इस सेक्टर को तो चले हुकूमत कहती है उठाना है, बट वो शायद कहने से या बातों से तो नहीं होगा, जिनसे बहुत से लोगों का रोजगार जुड़ा होता है। तो क्या आप समझते हैं हुकूमत को इसमें मजीद क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी कदम जो है ना जी, जो रूट कहते हैं ना कि आपने प्रॉब्लम की जड़ तक आना है, राइट। सो अमूमन हम जो है डिमांड साइड को नेगलेक्ट कर जाते हैं, सप्लाई साइड को देखते हैं। अब आपकी जो डिमांड है 10 मिलियन हाउस होल्ड की शॉर्टेज जो कह रहे हैं, वो अपर क्लास में नहीं है, मिडिल क्लास में नहीं है, वो लोअर इनकम ग्रुप्स में है। अब लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए आपने क्या कदम उठाने हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो सब बात करते हैं, मैं इसको शायद रिपीट ही कर रहा हूँ, कि आपकी जो मॉर्गेज, जो लीजिंग की कंट्रीब्यूशन है, वो 0.2% है टू जीडीपी, बिकॉज ऑफ द हायर इंटरेस्ट रेट। जी, इंटरेस्ट रेट्स भी हाई हैं, एंड आपका फोरक्लोजर फ्रेमवर्क नहीं है।
आपके पास इतने राइट्स नहीं है कि जब बैंक ने एक्सरसाइज करने वो राइट्स आपको घर से आपको निकालने के लिए, क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट कर गए हैं लोन पे, तो वो बैंक एक्सरसाइज नहीं कर सकता और वो फिर आप लंबे अरसे के लिए उसमें फंसे रहते हैं। एंड देन बैंक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में लगे होते हैं, इवन द डॉक्यूमेंटेशन इतनी वो तो वो बैंक्स रिस्क नहीं लेते, राइट। तो मॉर्गेज की जो कंट्रीब्यूशन जब जीडीपी पे नहीं है, आप अगर नेबरिंग कंट्रीज में देख लें 5%, 7%, 10% तक कंट्रीब्यूशन होती है। अब क्या है, आपके पास एक न्यू वेव ऑफ बायर्स नहीं है जिन्होंने एक्चुअली प्रॉपर्टी ख़रीदनी है। आप पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट को देखें तो वो रेयरली कभी क्रैश की है, बड़ी स्टेबल मार्केट है, कैश बेस्ड मार्केट है। आज मैंने फैसला कर लिया मैंने घर नहीं बेचना, आप जो भी मर्जी कर लें मैं घर नहीं बेचूंगा, आप मेरे सर पे बंदूक भी रख लें तो मैं घर नहीं बेचूंगा, राइट। लेकिन अगर मेरे पास एक लाइबिलिटी होती है, मैंने लोन पे ऑफ करना होता है, तो एक वॉलेटाइल मार्केट होती है जो मार्केट के लिए अच्छा था, जिसमें उतराव भी होता, नीचे भी आती है, फिर नीचे ऊपर जाती, तो आप उसमें कमाते भी गंवाते भी। इट्स स्टेबल जिस तरह ग्लोबली होता है। अब वो न्यू वेव ऑफ बायर्स जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे, आप प्रॉपर्टी के अंदर से मिडिल और अपर क्लास को कैटर करते रहेंगे और आप प्रॉपर्टी को एक्सपैंड नहीं कर रहे कि एक्चुअली ये बायर्स आए और आके ख़रीदें। इसको करना मतलब आप कह रहे हैं जब ये आप क्या किया जाए? देखिए, फोरक्लोजर फ्रेमवर्क लेके आया जाए, बहुत ज़रूरी है, राइट। जिसके अंदर राइट्स दिए जाएँ बायर्स को, कि बैंक्स को या जो भी आपकी लोन डिस्ट्रीब्यूट करिए जो भी कंपनी। उसके अलावा आपने रिफॉर्म्स के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटी लेके आनी है ताकि आप प्रॉपर्टी के या इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज कर सकें, प्रॉपर्टी के जो मॉर्गेज रेट्स हैं उनको भी मैनेज कर सकें। और फिर आपका क्रेडिट सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्रेडिट हिस्ट्री में बैंक्स आपकी, मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, हमने ज़मीन.com पे जी कोई 50,000 इंक्वायरीज़ जनरेट की बैंक्स के लिए, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए। ये मॉर्गेज इंक्वायरीज़ थी जो एक्चुअली वेरीफाइड थी, यानी क्वालिफाई करके आ गई। उसमें से जो एक्चुअली लोन सैंक्शन है वो 30 से 50 तक थे, बल्कि वो भी नहीं सैंक्शन है, वो क्वालिफाई है, और एक्चुअली उसमें से सिर्फ 30 लोन्स, और ये 50,000 क्वालिफाइड इंक्वायरीज थी। तो आप रेट देखें कि कन्वर्जन रेट कहाँ पे है। तो जब आप बायर्स को कैटर नहीं करेंगे, आप सहूलत नहीं देंगे, एवरेज हाउस होल्ड इनकम क्या है, मतलब हम सब जानते हैं, उसमें आप घर लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट्स द प्रॉब्लम, वी नीड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। एक फॉरगेट अबाउट द पॉलिटिकल साइड ऑफ इट, जो हुकूमत कहती थी जी हमने हाउसिंग की तरफ आना है, इतने लाख घर बना देने हैं, एज एन एक्सपर्ट मुझे बताइए कि इमरान साहब, क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है किसी भी गवर्नमेंट के लिए फॉर दैट मैटर इतने बड़े स्केल पर घर बना देना? जो 5 मिलियन का नंबर है, आई थिंक मैं वही कह रहा हूँ उसकी पॉलिटिक्स साइड। श्योर, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू हैव अ हायर गोल। कुछ तो अचीव करेंगे इंशाल्लाह आप। सो जापान में तकरीबन मिलियन हाउसिंग यूनिट्स उन्होंने बनाई हुई है एक साल के अंदर। हाँ, जापान इज़ अ लार्ज कंट्री, राइट, पॉपुलेशन भी 100 मिलियन से ज़्यादा है। तो वहाँ पे ये है कि जापान में जितने ज़्यादा हाउसेस बना लिए, टेक्नोलॉजी वगैरह एडवांसमेंट्स हैं। एंड अगेन आई थिंक मैं जो निशान का पॉइंट था मैं उसी पे आऊँगा, ये घर खरीदेगा कौन, ये घर लेगा कौन? तो इतने ज़्यादा घर बनाने के लिए तो आपको डेवलपर्स चाहिए। डेवलपर्स का जो प्लान बने उसमें उनका कोई वायबिलिटी हो, वायबिलिटी मतलब कुछ तो मुनाफा हो। मतलब पैसा डुबोने के लिए तो वो ना बनाए ना, वो ना कोई क्यों आएगा इस काम में, वो कहेगा मैं अपना दूसरा कारोबार चलाता रहता हूँ। उसको वायबल बनाने के लिए आपको ये प्रॉपर्टीज़ बेचनी है किसी को। एंड इन एनी कंट्री, हम 16 मुल्कों में देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, जहाँ पे होम फाइनेंस सही होता है वहाँ पे आपकी मार्केट लिटरली, अभी आप देखेंगे अगर यहाँ पे होम फाइनेंस ठीक हो जाए, हर शहर में आप देखेंगे कि सारे आपके वर्टिकल अपार्टमेंट्स या टावर्स बन रहे होंगे। क्यों बन रहे होंगे? क्योंकि लोग ले सकते हैं। आम आदमी आपके यहाँ पे काम करते हैं, हमारे दफ्तर में कोई काम करता है, क्या वो एक अपार्टमेंट अभी ले सकता है? बहुत मुश्किल है। कोई सपोर्ट करेगा, कोई पेरेंट्स हेल्प करेंगे तो शायद कुछ हो जाए, मगर बहुत मुश्किल है। पेरेंट्स ने प्लॉट बेचा, चलो बेटा अपना ले लो, तो वो बहुत ज़रूरी है एक चीज़। होम फाइनेंस के ऊपर बता काम काफ़ी हो रहा है, जो कि शायद आपके पास आया भी हो या आपको रिपोर्ट्स आई भी हों। हाई कोर्ट में केस फंसा हुआ था बैंकिंग का, जो सारा है कि बैंक्स का जो फोरक्लोजर का है, एग्जैक्टली अभी उस पर आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में अपील हो गई है। तो होपफुली वी होप कि उधर भी इसकी जल्दी इसको एड्रेस किया जाए, इसमें ये सालों साल ना लग जाए। एंड वी आर होपफुल कि ये जल्दी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि द कंट्री नीड्स इट ऑफ कोर्स, और लोगों को ज़रूरत है इसकी। ठीक, मैं शुक्रिया अदा करूँगा इमरान साहब आपका, ईशान साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मकसद ये का कि ज़रा सादा अल्फाज के अंदर लोगों को पता चले रियल एस्टेट के अंदर, या हुकूमत कम अज़ कम कोई अच्छा सजेशन अगर इस प्लेटफॉर्म से आपके ज़रिए हुकूमत ले सके। ये हमारा सेगमेंट इसीलिए था जी, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो रियल एस्टेट के हवाले से फ़िक्रमंद हैं। हमने कोशिश की एक्सपर्ट से पूछें कि क्या हालात हैं इस वक्त, और जो सजेशंस अगर वो हुकूमत को दे सकते हैं। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।